हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सारी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो उनको भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्टिविटी 4.1 में क्या कर रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। 10 आपने जो सुबह से लेकर के अभी तक जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं उसका एक लिस्ट तैयार करना है। राइट, वाटर यूज़ करते हैं, वाटर मतलब वाटर कंज्यूम किया हमने, फूड आइटम्स लिया, फिर बकेट का यूज़ करते हैं, पेन का यूज़ करते हैं, बुक्स का यूज़ करते हैं, फिर आप प्लेट, ग्लास, सर में लगाने के लिए ऑयल आपने यूज़ करा, कपड़े धोने के लिए आपने डिटर्जेंट्स यूज़ किए, शैम्पू यूज़ किया, ये सारी चीज़ें। राइट, अब क्या करना है, कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स। अब आपके क्लासमेट्स ने जो लिस्ट बनाई है ऐसी, उससे आपको कंपाइल करना है, यानी कि इसमें से अगर कोई चीज़ आपके फ्रेंड ने नहीं लिखी है या फिर आपके फ्रेंड्स की लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं और आप में नहीं है, उस दोनों लिस्ट को सभी को क्या करना है, कंपाइल करके सॉर्ट करना है इस टेबल में। तो हम इसे सॉर्ट करेंगे तो सोप, वाटर, फूड, है ना, ये सारी चीज़ें अदर्स में आ जाएंगी। ग्लास, जो पानी पीते हैं हम वो ग्लास का बना हुआ है तो वो इसमें आ जाएगा। डिटर्जेंट्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें अदर्स में आ जाएंगी। बाकी पेन, अगर मेटल्स का है तो ये पेन इसमें आ जाएगा आपको, है ना। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो मोबाइल फ़ोन भी आ जाएगा इसमें। फिर आपको प्लेट, फिर बकेट, है ना, या जो भी आपने बर्तन यूज़ किया है, प्लेट, वो सब मेटल्स में आ जाएगा। बाकी जितने भी आप देखोगे कि आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदर्स में आती हैं, है ना। और इसको जब हम गौर से देखते हैं तो फूड आइटम्स में आप देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फूड कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है। वाटर हम पीते हैं, H2O, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और बुक की बात अगर हम करें तो बुक का जो पेज होता है वो किससे बना हुआ होता है, प्लांट से। प्लांट्स में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज एक्चुअली क्या है, ग्लूकोज है, दैट मीन्स के कार्बन कंपाउंड है। उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ में भी कार्बनिक कंपाउंड होता है। वुड डोर की बात कर ले तो वो भी लकड़ी का बना हुआ है, दैट मीन्स कार्बनिक कंपाउंड का बना हुआ होता है। तो हम ऑब्जर्व ये करेंगे। और सोप जो हमने यूज़ किया है वो भी कार्बनिक कंपाउंड है। डिटर्जेंट तो हमने यूज़ किया है, शैम्पू जो हमने यूज़ किया वो भी कार्बनिक कंपाउंड है। तो ओवरऑल हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितनी भी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ क्या चीज़, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का यही कंक्लूजन है कि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम वो कार्बनिक कंपाउंड्स की बनी हुई होती हैं। और वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये एक्टिविटी इसी कार्बन के इम्पोर्टेंस को सिग्निफाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यहाँ से हम लोगों को फोकस करना है। इसमें क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला और एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर। यहाँ पे 3 पेयर दिए गए हैं, इन सभी का फॉर्मूला डिफरेंस निकालना है और मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो पहला पेयर हम ले लेते हैं। पहले में हमें क्या कर रहा है, CH3 3OH और C2H5OH। इसमें आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ पे 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है और ऑक्सीजन कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है। सेकंड पेयर में आप देखिए C2H5OH और C3H7OH, इसमें 3 to 1 CH2, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। थर्ड पेयर में आप देखोगे तो उसमें भी CH2 फार्मूला यूनिट का डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करेंगे तो CH3OH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सभी एटम्स को के मॉलिक्यूलर मास को हम ऐड करके, है ना। तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है। 1 कार्बन है तो 12 होता है। 12 प्लस 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 3 हो जाएगा, 3 × 1। ऑक्सीजन 1 एटम तो 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 1, टोटल कितना हो गया ये 32 यूनिट। उसी तरह से इसका निकालेंगे तो आपको निकलेगा 46 यूनिट। तीसरा का आप निकालोगे तो ये निकल जाएगा आपको 60 यूनिट निकलेगा। फोर्थ है C4H9OH, C4H9OH, यहाँ पे 4 कार्बन है, यानी कि 12 4 = 48 प्लस 9 हाइड्रोजन प्लस 16 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 66, ये हो जाएगा आपको 74 यूनिट। ठीक है, ये आपका
मॉलिक्यूलर मास है। अब इसका डिफरेंस निकालो, इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना हो गया 14 यूनिट, इस दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना हो जाएगा 14 यूनिट, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है 14 यूनिट। दैट मीन्स क्या कि इन सभी पेयर्स का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस जो है वो भी सेम है और फॉर्मूला यूनिट जो हमने निकाला वो भी सेम है। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दिस थ्री। यस, इसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस भी सेम है, फॉर्मूला यूनिट डिफरेंस भी सेम है, और यहाँ पे जो हमें ये दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप भी सब में सेम है ना। अब क्या कर रहा है, अरेंज दिस अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली। अब इसको अरेंज करना है कार्बन एटम्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट कार्बन CH3OH। तो जब एक कार्बन होता है तो उसको हम मिथेनॉल बोलेंगे, मिथेनॉल। उसके बाद आएगा C2H5OH, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। थर्ड है C3H7OH, ये हो जाएगा आपको प्रोपेनॉल। और फोर्थ है C4H9OH, दैट इज ब्यूटेनॉल। ओके, कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज? यस, वी कॉल देम अ होमोलोगस सीरीज। व्हाई? बिकॉज एक ऐसा सीरीज, कार्बन कंपाउंड्स का एक ऐसा सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, या फिर आप यूं कहो कि जिसका फॉर्मूला यूनिट डिफरेंस सेम होता है, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अब क्या करना है, जनरेट दी होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन तक होमोलोगस सीरीज जनरेट करना है फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप गिवन इन टेबल 4.3। यहाँ पे जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं इन सभी के होमोलोगस सीरीज जनरेट करने हैं अप टू 4 कार्बन्स। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, हेलो एल्केन। हेलोजन, जिस एल्केन में जब हम हेलोजेंस ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो उसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं, क्लोरीन, तो उसको हम कहेंगे क्लोरो एल्केन। ठीक है, ब्रोमीन हमने ऐड किया तो वो हो जाएगा ब्रोमो एल्केन। अब एक कार्बन है तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्लोरो ईथेन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से अब थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं कि हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो, अगर एक कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे CH4, और इसको हम कहते हैं मीथेन। ओके, तो मीथेन 1 कार्बन। 2 कार्बन जब होगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक तो इससे इस तरफ 3 तरफ हाइड्रोजन एटम ऐड होगा और इधर भी 3 हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे, राइट। और एक बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए C2, एंड हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6, C2H6। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। 2 कार्बन है तो इथेन। इसी तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, 2 कार्बन है तो इथेन होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो जाएगा, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो जाएगा, और 9 कार्बन है तो नैनेन हो जाएगा, एंड 10 कार्बन है तो डेकेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एल्केन ग्रुप। ठीक है, एल्केन ग्रुप जिसका सफिक्स होता है एन ऐड करके हम एल्केन ग्रुप बनाते हैं। सेकंड हो जाता है, अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम कहते हैं एल्कीन ग्रुप, उसका सफिक्स होता है ई। ठीक है, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कैसे, इसको सिग्निफाई कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन 0 लेते हैं, अगर कार्बन 1 लेते हैं, यहाँ पे अगर कार्बन 1 है ना, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2n+2। दैट मीन्स 2 × 1+2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला CH4, यानी कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 +2 6। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 +2 8। तो ये होता है एल्केन। ठीक है, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन का सफिक्स होता है इन, तो मेथीन नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि 2 कार्बन होना चाहिए, क्योंकि तभी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तभी इथीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो मिथीन नहीं होता है, ये एथीन से शुरू होता है, 2 कार्बन एथीन। तो यहाँ पे आप देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 2 बॉन्ड यहाँ पे बन गया, बचा कितना 2 बॉन्ड, तो 2 में हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, इधर भी 2 बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है इथीन का, इसको हम कहते हैं इथीन।
ठीक है, अब काउंट करो, काउंट करके अगर हम इसको लिखते हैं इस तरह से तो C2 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाता है CN, तो H2N हो जाएगा, N को डबल कर, ठीक है, ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला। उसके बाद अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हम कहते हैं एल्काइन। इसके लिए भी 2 कार्बन होना चाहिए, यानी ये भी मिथाइन नहीं हो सकता है, इथाइन से स्टार्ट होता है, तो इथाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक ही बॉन्ड बाकी है इसका पेट भरने के लिए, तो इधर से एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, इधर से एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, यानी कार्बन को फुलफिल करना है, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करना है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है एल्काइन का, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है। इसी तरह से प्रोपाइन का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया, उसके बाद इधर एक कार्बन ऐड कर देंगे। हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उधर से ही काउंटिंग की जाती है, 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर पे रखा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन ऐड होगा, 1 हाइड्रोजन ऐड होगा इधर, इस कार्बन की भी, इस कार्बन को आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना हुआ है, इधर 3 बॉन्ड बन चुका है, और इधर 1 बॉन्ड बना चुका है, यानी इसको अब हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। इस कार्बन की बात करेंगे, 3rd कार्बन की, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, 3 कार्बन और चाहिए, तो 3 कार्बन हमने ऐड कर दिया इस तरह से। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, C3, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन 4, तो एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे देखो 3 है ना, इंटू 2 अगर हम करेंगे और -2 कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन का नंबर निकल रहा है क्या, 6 - 2 = 4, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है 6CnH2n - 2। याद कैसे रहेगा, तो एल्केन में +2 करना है, एल्काइन में -2 कर देना है, और एल्कीन में सिर्फ 2n, ओके। एल्केन CnH2n + 2, एल्काइन CnH2n - 2, और एल्कीन CnH2n। नेक्स्ट अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल का भी फॉर्मूला अगर आप चाहो तो अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n + 1 OH, ये है अल्कोहल का, आप चेक कर सकते हैं, C2 है, H5OH। अब देखो यहाँ पे अगर N2 है तो हाइड्रोजन 2n + 1 होगा, यानी कि 5 है ना यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला होता है अल्कोहल का। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर C कार्बन है, 3 तरफ हाइड्रोजन रहेगा, एक तरफ अल्कोहल ग्रुप, तो ये हो गया मिथेनॉल। इसी तरह से 2 कार्बन, एक तरफ अल्कोहल ग्रुप, और बाकी जो बच गए उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 कार्बन, प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, यहाँ पे OH ग्रुप और इधर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। हमेशा काउंटिंग कैसे करनी है, जिधर फंक्शनल ग्रुप ऐड है उधर से ही हम काउंटिंग करते हैं, उस कार्बन को सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है, और जो चैन में आता है उसी को काउंट करते हैं, साइड वाले को हम नहीं काउंट करते हैं, इसीलिए इसको कार्बन चैन कहा जाता है। कभी भी काउंटिंग होगी तो हमेशा एक सीरीज में होगी, एक सीरियल वाइज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्कोहल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है CHO, ठीक है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सफिक्स ऐड करते हैं, वो होता है AL, जैसे कि मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ऐसे करके ब्यूटेनल, ओके। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो CHOH, ये हो गया मिथेनल का। इसको अगर हम इलेबरेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे CH, इधर डबल बॉन्ड से O और इधर H। वैलेंसी हमें चेक कर लेनी है, एक वैलेंसी, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 2 4 बॉन्ड, टोटल कितने हो गए 4 बॉन्ड। कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड आपको काउंट कर लेना है, कभी भी स्ट्रक्चर में गलती नहीं होगी। इसी तरह से इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम 2 कार्बन ऐसे ऐड करेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देना है, डबल बॉन्ड के साथ O, इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी हमें फुलफिल करनी है, इसके लिए 3 तरफ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो ये हो गया इथेनॉल। लिखेंगे कैसे, CH3CHO, ठीक है। मिथेनॉल कैसे लिखेंगे, HCHO, HCHO, ठीक है ना, ये एक हाइड्रोजन है इधर, तो HCHO हो जाएगा मिथेनॉल, CH3CHO इथेनॉल। उसके बाद प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड है, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3CH2CHO। ये आसान तरीका है, आपके बुक में इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है, एक
पूरे कार्बन को एक जगह काउंट करके लिख देंगे C3, फिर हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6, C3H6 और O, ये भी आपको फॉर्मूला हो सकता है। तो इस तरह से हम जब लिखते हैं ना तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, CnH2nO, इसमें भी O होता है और कीटोन में भी आप देखो यहाँ पे O होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, तो एल्डिहाइड को जब हम लिखते हैं तो एक साइड में फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ कार्बन चेन होती है, बट कीटोन की अगर हम बात करें तो इसको ये हमेशा बीच में होता है, ठीक है ना, ये हमेशा बीच में होता है, इसके दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए तभी ये एग्जिस्ट करेगा। इसलिए कीटोन कभी भी मिथेनोन या इथेनोन एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा 3 कार्बन से ही कीटोन ग्रुप स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि ये कार्बन 2 कार्बन के बीच में ये CO होना चाहिए, कीटोन ग्रुप होना चाहिए, ये कंडीशन है कीटोन ग्रुप की। ओके, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी तो फुलफिल हो गई, इसके साथ 3 कार्बन ऐड होंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा CH3 CO CH3, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया प्रोपेनोन। कीटोन का सफिक्स होता है ओन, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, अल्कोहल का होता है ओल और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, ठीक है, COOH। तो यहाँ पे सबसे पहले हेलो एल्केन ऐड करना है, 4 कार्बन तक बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन, है ना। सो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, ये देखिए ये रहा। ब्रोमीन के साथ मैंने बनाया क्योंकि क्लोरीन के साथ बुक में आपको दिया हुआ है, तो ब्रोमीन के साथ हम बनाएंगे तो CH3Br, ब्रोमोमीथेन C2H5, C2H5 ये कॉमन है, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। कीटोन में प्रोपेनोन ब्यूटेनोन होगा, मिथेनोन और इथेनोन एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि कीटोन ग्रुप को दोनों तरफ से कार्बन चाहिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगा हुआ होता है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ध्यान रहे कि इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 4.3 में क्या करा है, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट टेक सम कार्बन कंपाउंड नेफ्थलीन, कैम्फर एंड अल्कोहल 1 by 1 ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम। आपको 3 कार्बन कंपाउंड लेना है, नेफ्थलीन, कैम्फर एंड अल्कोहल, और इसको 1 by 1 करके बर्न करना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि इसका फ्लेम का कलर कैसा होता है और कब स्मोक प्रोड्यूस होती है, कब नहीं होती है, ये ऑब्जर्व करना है। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए ज़रा ध्यान से, लुक एट दिस। ये नेफ्थलीन बॉल्स को जब हमने बर्न किया तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्लेम का कलर क्या है, फ्लेम येलो है और स्मोक भी निकल रहा है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। जब हमने कैम्फर को ऐड किया तो भी हमें येलो कलर की फ्लेम मिलती है और स्मोक निकलता है, बट जब हम इथेनॉल को बर्न करते हैं तो लुक एट दिस, ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है, ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है एंड नो स्मोक, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन फ्लेम है विदाउट स्मोक। अब क्या करना है, प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने नेफ्थलीन और कैम्फर के टाइम में मेटल प्लेट रखा था तो उसके ऊपर डिपोजिशन हमें दिखती है, किस क्या रहता है वो एक्चुअली में, स्मोक जो है, स्मोक में अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। बट जब हम इथेनॉल को जलाते हैं, जब हम अल्कोहल को जलाते हैं तो उसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, ब्लू कलर की फ्लेम होती है। डैट मीन्स कि ये फ्लेम हमें ये बता रही है कि किस कंडीशन में कंप्लीट कंबशन हो रहा है और किस कंडीशन में इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। जब येलो कलर की फ्लेम तभी मिलती है जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है। तो नेफ्थलीन और कैम्फर, ये इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो लुक एट दिस, ये इसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ये कैम्फर का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसको जलाने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, कुछ कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनबर्न्ड रह जाते हैं, जो कि स्मोक के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब हम अल्कोहल को बर्न करते हैं तो अल्कोहल C2H5OH, लुक एट दिस, यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड है, यानी कार्बन का परसेंटेज इसमें बहुत ही कम होता है और
जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वही काफ़ी होता है इसको पूरी तरह से बर्न करने के लिए। इसलिए अल्कोहल का कंप्लीट कंबशन होने की वजह से इसमें फ्लेम का कलर हमें ब्लू मिलता है और स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसमें यही बताया गया है। और दूसरी बात आप यहाँ पे देखो, इसके बॉन्ड फॉर्मेशन को देखिए, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी इसमें डबल बॉन्ड है। लेकिन जब हम अल्कोहल के स्ट्रक्चर को जब हमने अभी देखा तो उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, C2OH और H5। ये कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यानी कि अल्कोहल में डबल बॉन्ड नहीं होता है। मतलब ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन परसेंटेज कम होता है, इसलिए उसका कंप्लीट कंबशन होता है और ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन होता है और हमें येलो कलर की फ्लेम मिलती है। यही इस एक्टिविटी में कहा गया है। ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। लुक एट दिस, नैफ्थलीन एंड कैम्फर बर्न विद येलो फ्लेम एंड प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक। अल्कोहल बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन? तो यस, ब्लैक डिपोजिशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द मेटल प्लेट इन केस ऑफ नैफ्थलीन एंड कैम्फर। कैम्फर और नैफ्थलीन को जब हमने जलाया तो यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस होती है, ब्लैक डिपोजिशन प्रोड्यूस होती है और इसी ब्लैक डिपोजिशन को हम सूट कहते हैं। ठीक है, धुआं, काला धुआं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया तो क्लीन ब्लू फ्लेम मिलती है। दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम इंडिकेटिंग कंप्लीट कंबशन। ब्लू फ्लेम हो रहा है मतलब कंप्लीट कंबशन हो रहा है। बट अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स गिव अ येलो सूटी फ्लेम, यानी धुआं के साथ येलो फ्लेम होता है, इंडिकेटिंग दैट इनकम्प्लीट कंबशन अकर्स। ओके, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में यही बताया था। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 4.4। इसमें क्या कर रहा है? लाइट अ बंसन बर्नर, ये है बंसन बर्नर, एंड एडजस्ट द एयर होल। इसमें एयर होल होता है, आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, इसको एयर होल कहा जाता है। इसको ना घुमा करके एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एक बंसन बर्नर को लाइट करना है, जलाना है और उसके एयर होल को एडजस्ट करके फ्लेम के टाइप्स को देखना है एंड प्रेजेंस ऑफ स्मोक को ऑब्जर्व करना है। कब हमें येलो सूटी फ्लेम मिलती है और कब हमें ब्लू फ्लेम मिलती है, ये हमें देखना है। तो जब हम लुक एट दिस, पहले आप इसे देख लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये होल बंद था तो येलो कलर की फ्लेम मिल रही थी और जैसे ही होल ओपन हुआ, यहाँ पे देखो ये होल ओपन है तो ब्लू कलर की फ्लेम मिल रही है। फिर धीरे धीरे होल बंद हो गया, एयर होल बंद हो गया, तो ये देखो कैसी फ्लेम मिल रही है। अब फिर से यहाँ पे देखिए, होल ओपन हुआ, ब्लू कलर की फ्लेम मिल रही है। एयर होल को धीरे धीरे इन्होंने बंद किया तो फिर से येलो कलर की फ्लेम मिल रही है। दैट मीन्स क्या, इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब हम एयर होल को कम्प्लीटली ओपन रखते हैं, जब एयर होल कम्प्लीटली ओपन रहता है तो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है इस होल के थ्रू, जो कि कंबशन में हेल्प करती है। इसकी वजह से कंप्लीट कंबशन होता है और हमें ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है विदाउट स्मोक। बट जब हमने एयर होल को पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉक किया, जब हमने इसे पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉक किया, तब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है कंबशन के लिए, इसलिए हमको येलो कलर की फ्लेम मिलती है विद स्मोक। तो इस एक्टिविटी से इसका यही क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू गेट अ येलो सूटी फ्लेम व्हेन एयर होल इज पार्शियली और फुल्ली ब्लॉक्ड? व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम? व्हेन एयर होल इज कंप्लीटली ओपन। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एयर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई जो है वो फ्लेम के कलर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो इस फ्लेम के कलर को डिटरमाइन करता है। इवन अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी बर्न कर रहे हैं, अगर हम अल्कोहल को भी बर्न कर रहे हैं और ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ से नहीं हो रही है, तो हमें इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलेगा, हमें येलो फ्लेम देखने को मिलेगी। यही इस एक्टिविटी में बताया गया है कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग अ येलो सूटी फ्लेम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एयर होल को बंद कर देते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अबाउट 3 ml of ethanol in a test tube and warm it gently in a water bath। इथेनॉल जो कि बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है ना, इथेनॉल जो होता है वो बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए कभी भी जब हम इसे बर्न करते हैं ना तो वाटर बाथ में ऐड करके बर्न करते हैं। ये है वाटर बाथ, इसमें हम इस टेस्ट ट्यूब को डालते हैं और तब बर्न करते हैं। डायरेक्ट अगर हम हीट के पास ले जाएंगे तो ये जल जाएगा, आग पकड़ लेगी।
ओके, तो इथेनॉल लेना है और उसे थोड़ा सा वार्म करना है, गर्म करना है। उसके बाद उसमें अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट डालना है एंड उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और फिर डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज़ एडेड इनिशियली, और ऑब्जर्व करना है कि जब हम इथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं तो क्या इसका कलर परसिस्ट करता है, मतलब कलर, ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है वो रहता है या डिसअपियर हो जाता है, ये चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ज़रा इसको, लुक एट दिस, ये अल्कोहल है, इसको हमने यहाँ पे बर्न किया इस तरह से, और उसके बाद हम इसमें डालते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, वाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड। अब इसमें एक्सेस डाला गया, एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और फिर थोड़ा सा और इसको हीट करते हैं और थोड़ी देर के बाद हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि कलर डिसअपियर होता है या नहीं होता है। तो लुक एट दिस, कलर अब डिसअपियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे ये रीज़न है कि जब हमने इनिशियली डाला था इथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस इथेनॉल में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर देता है। लुक एट दिस, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यानी इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से इसका ये अलग कंपाउंड बन जाता है जो कि कलरलेस कंपाउंड होता है ना, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तब कलर डिसअपियर इसलिए नहीं होता है क्योंकि अब इस टेस्ट ट्यूब में जो इथेनॉल था वो पूरा का पूरा इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। अब एक्सेस है नहीं कोई, अब बचा हुआ होता नहीं है कि वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर सके, इसलिए कलर डिसअपियर नहीं होता है। सो ऑब्जर्व क्या किया हमने, व्हेन द अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड द पर्पल कलर डिसअपियर। लेकिन जब एक्सेस ऐड करते हैं तो कलर डिसअपियर नहीं होता है। क्या रीज़न है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पर्पल कलर इसलिए डिसअपियर हो जाता है क्योंकि KMnO4 जो है वो इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इथेनोइक एसिड में, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है। लेकिन जब हम एक्सेस ऐड करते हैं तो कलर इसलिए परसिस्ट कर जाता है क्योंकि अब और इथेनॉल नहीं बचा हुआ होता है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन कर सके। पूरा का पूरा इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड में, इसलिए एक्सेस ऐड करने पे कलर डिसअपियर नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन इसमें यहाँ पे ये निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है, जो किसी दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर देता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, सो पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड द परसिस्टेंस ऑफ पर्पल कलर इंडिकेट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। फिर दोबारा ऐड करने पे जो पर्पल कलर परसिस्ट कर रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो चुका है, अब फर्दर ऑक्सीडेशन की गुंजाइश नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ कपल ऑफ ग्रेन ऑफ राइस इनटू इथेनॉल। राइस, चावल के दाने के इतना सोडियम लेना है और उसको इथेनॉल में ऐड करना है। एब्सोल्यूट एल्कोहल लेना है, दैट मीन्स क्या, प्योर एल्कोहल। प्योर एल्कोहल में सोडियम ऐड करना है, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम ऐड करना है और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, लुक एट दिस, आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने इसमें एल्कोहल में सोडियम डाला, लुक एट दिस, यहाँ पे इफॉर्वेसेंस हमें देखने को मिल रहा है, बबल्स फॉर्मेशन हो रही है, राइट। अब इसको जब इस बबल्स फॉर्मेशन, तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि बबल्स फॉर्म्ड। अब इस बबल्स को हम चेक करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं पॉप साउंड टेस्ट। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पॉप साउंड टेस्ट किया तो जो गैस निकल रही थी वो पॉप साउंड के साथ जलती है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे फिर से आप देखिए एक बार, ये बबल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये जो बबल्स फॉर्म हो रही है तो कौन सी गैस निकल रही है। तो उसके लिए हम करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हमने स्प्लिंटर लाया ये पॉप साउंड के साथ जल जाता है, जिससे ये पता चलती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब सोडियम पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्मिंग अ कलरलेस सॉल्यूशन विद द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड सोडियम इथॉक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन है। और जब बबल्स फॉर्मेशन होती है तो उस बबल्स को जब हमने बर्न किया तो वो पॉप साउंड के साथ जलता है, जो यह इंडिकेट करता है कि ये गैस
कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। सो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? एल्कोहल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल एल्कोक्साइड। यहाँ पे मेटल सोडियम है और उसके साथ इथेनॉल था तो सोडियम इथॉक्साइड बना। अगर मिथेनॉल होता तो सोडियम इथॉक्साइड बनता। हेंस तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये किस तरह का रिएक्शन हो रहा है? लुक एट दिस। यहाँ पे ये जो OH ग्रुप से हाइड्रोजन है वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है। हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हाइड्रोजन आयन कब डिस्प्लेस होता है? ये हमने एसिड्स के केसेस में देखे थे। एसिड्स अपने हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करता है, रिलीज करता है, और यहाँ पे भी ये एल्कोहल अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है। डेट मीन्स क्या कि यहाँ पे एल्कोहल जो है वो एक वीक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। दे कैन एंड रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम OH ग्रुप। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि एल्कोहल जो होते हैं जब किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 एसिड लेना है, एक एसिटिक एसिड लेना है। एसिटिक एसिड का मतलब इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड लेना है, डाइल्यूट होना चाहिए, एंड डाइल्यूट HCl लेना है। उसके बाद इसके पीएच को कंपेयर करना है यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर से, तो जब हम इथेनोइक एसिड को लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो यह ब्लू लिटमस पेपर को रेट कर देता है। जब हमने HCl में लिटमस पेपर टेस्ट किया तो ये भी ब्लू लिटमस पेपर को रेट कर देता है। फिर हमने चेक किया यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच पेपर। पीएच पेपर जो कि येलो कलर का होता है जनरली, इस पीएच पेपर से टेस्ट करना है। इसका यूज़ हम पीएच का पता करने के लिए करते हैं, और ये डिफरेंट कलर दे करके हमें ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है और कितना न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब हमने इथेनोइक एसिड को चेक किया तो इसका कलर हमें मिलता है पेल येलो, जो कि यह बताता है कि इस इथेनोइक एसिड का पीएच है 4। और जब हमने HCl को चेक किया पीएच पेपर से तो इसका कलर हमें मिलता है रेड। दैट मीन्स इसका पीएच है 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर बोथ एसिड इंडिकेट्स बाई द लिटमस टेस्ट। तो यस, इस दोनों ही कंडीशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जा रहा है। दैट मीन्स कि दोनों ही क्या है? एसिड्स हैं। सेकंड चीज, डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर से ये पता करना है हमें कि दोनों क्या इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो नहीं, यहाँ पे देखिए इसका pH 4 है, दैट मीन्स ये स्लाइटली एसिडिक है। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH 1 है, दैट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन से, न्यूट्रल पीएच से जितना हम 1 की तरफ बढ़ेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा हमें, और जितना ही 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? HCl होगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, एंड मिनरल एसिड लाइक HCl जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बस यही यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 4.8 में क्या कर रहा है? 1 ml इथेनॉल लेना है, एब्सोल्यूट होना चाहिए यानी कि प्योर एल्कोहल लेना है, एंड 1 ml ग्लेशियल एसिडिक एसिड लेना है। ग्लेशियल का मतलब एसिडिक एसिड को ही ग्लेशियल कहा जा रहा है, यानी कि प्योर एसिडिक एसिड लेना है। दैट मीन्स कि एसिडिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है ना कि ये ठंड में क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। इसी फ्रीजिंग नेचर की वजह से इसको नाम दिया गया है ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ठीक है, तो इथेनॉल लेना है और उसमें एसिडिक एसिड ऐड करना है along with a few drop of concentrated sulfuric acid in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल लिया, एसिटिक एसिड उसमें ऐड करते हैं और कुछ H2SO4 भी हमने उसमें ऐड किया। अब इसको गर्म करना है इस तरह से, वाटर बाथ में इस टेस्ट ट्यूब को रख करके गर्म करना है। गर्म करने के बाद pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture। अब ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसको एक बीकर में रखना है और हमें इसकी स्मेल चेक करनी है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमें स्वीट स्मेल मिलती है। जब हमने ऑब्जर्व करा तो हमें स्वीट स्मेल मिलती है। इससे ये पता चल रहा है कि जब हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया तो ये एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है, और एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमें स्वीट स्मेल मिलती है। सो लुक एट दिस, when ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid, it gives an ester which is a sweet smelling substances। ओके, यहाँ पे आप इसको आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COOH प्लस इथेनॉल CH3CH2OH, या इसको आप C2H5OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, गिव्स, जब हमने इसे H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म किया, H2SO4 के साथ जब हमने इसे हीट किया तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये है एस्टर, CH3COO एंड
CH2CH3, ये है एस्टर। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, ये इथेनॉल के साथ जो हाइड्रोजन था, तो ये इथेनोइक एसिड का हाइड्रोजन इथेनॉल के OH ग्रुप से बॉन्ड बना लेता है और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड ये OH, ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं H2O, और यही H2O यहाँ पे रिलीज हो जाता है। बाकी देखो आप CH3 इतना यहाँ पे लिख देना है, CH3COO, और उसके बाद इसको लिख देना है CH2CH3, बस। ठीक है, प्लस H2O। और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। जब कोई भी अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और इस एस्टर्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, यूज टू मेकिंग परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, जैसे कि आप ग्लू जो यूज़ करते हो उसकी स्मेल जो होती है, नेल पॉलिश हम यूज़ करते हैं उसकी जो स्मेल होती है, इन सब में क्या यूज़ किया जाता है, इन्हीं एस्टर्स कंपाउंड को यूज़ करते हैं। ओके, और अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें, ये H2SO4 क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसी रिवर्स प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर हम इस एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, तो वापस से हमें एक अल्कोहल मिलता है और सोडियम सॉल्ट मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलता है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एल्कली को जब हम किसी एस्टर के साथ ट्रीट कराते हैं तो वापस से हमें रिवर्स प्रोसेस देखने को मिलती है, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट हमें मिलता है। ओके, सो यहाँ पे अब ये जो सॉल्ट बना है सोडियम सॉल्ट, इसका यूज़ किया जाता है सोप बनाने में, इसीलिए इस प्रोसेस को, इस रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, और सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह का लॉन्ग चैन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरह से बहुत होगा, और उसके बाद लास्ट में ये ऐड होता है COONA, तो वो हो गया सोडियम सॉल्ट। तो एस्टरिफिकेशन किसको कहते हैं, इथेनॉल से इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड गिव्स एस्टर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एंड जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, जब अल्कोहल को अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो इथेनॉल एंड सोडियम सॉल्ट मिलता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। जब हम इथेनोइक एसिड को यानी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है और एक वाटर मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम किसी अल्कोहल को, अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, इसे ऑब्जर्व करने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, सेट अप द एपैरेटस एज शोन इन चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5 में जो एपैरेटस था, इस तरह का एपैरेटस उसे सेटअप करना है। उसके बाद एक स्पैचुला में सोडियम कार्बोनेट लेना है एंड उसमें डाइल्यूट इथेनोइक एसिड ऐड करना है, सोडियम इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट इसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो जैसे ही हम इसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से इफरवेसेंस हमें देखने को मिलता है, इफरवेसेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि कोई ना कोई गैस यहाँ पे रिलीज हो रही होती है और साथ में एक कलरलेस कंपाउंड मिलता है, कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब जब हम इस गैस को लाइम वाटर टेस्ट के थ्रू जब हम इसे पास कराते हैं, लाइम वाटर ट्यूब में जब हम पास कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कुछ यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि पानी भी यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाइड दिस टेस्ट, यस, बिकॉज यहाँ पे जो गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है विच टर्न्स दिस सॉल्यूशन मिल्की। अब फिर इसी एक्टिविटी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिपीट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, जब हम इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं ना, रिपीट करते हैं, तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है और सेम हमें इफरवेसेंस शो होता है। तो इससे ये हमें कंक्लूजन मिलता है कि मेटल्स, हमने पीछे पहले क्या देखा था कि जब हम किसी एसिड्स को मेटल कार्बोनेट
या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम यहाँ पर भी जब हम इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यही इसका कंक्लूजन है, ठीक है। When sodium carbonate और बाइकार्बोनेट इज एडेड टू इथेनोइक एसिड, a brisk effervescence is observed। ये ऑब्जर्वेशन हो गया, और जब इस गैस को हमने पास कराया तो ये सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे व्हाट विल हैपन व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से पूछा जा सकता है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या यहाँ पे आपको मेटल कार्बोनेट दे सकता है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट सोडियम एसीटेट, अगर सोडियम है तो सोडियम एसीटेट, या फिर यहाँ पे पोटेशियम होगा तो पोटेशियम एसीटेट या इथेनोएट, ठीक है। सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट बनता है प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। पूछा जा सकता है व्हाट विल हैपन व्हेन द गैस प्रोड्यूस पास थ्रू लाइम वाटर, द गैस प्रोड्यूस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जो कि यह इंडिकेट करता है कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 2 क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी एक्टिविटी से। इसमें क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अ सॉल्ट X is formed and the gas is evolved when ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate। तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या बनता है, हमें पता है एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर बनता है और एक गैस इवॉल्व होती है। तो जो सॉल्ट X है वो क्या हो जाएगा, सोडियम, यहाँ पे दिया हुआ है ना सोडियम, तो ये सॉल्ट का क्या नाम है, सोडियम इथेनोएट। तो X इज सोडियम इथेनोएट एंड अ गैस इज इवॉल्व। तो यहाँ पे सॉल्ट का नाम बताना है और गैस का भी नाम बताना है, तो एंड द गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एपरेटस टू प्रूव दैट द इवॉल्व गैस इज द वन विच यू हैव नेम्ड। अब एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है और डायग्राम भी बनाना है और ये बताना है, ये प्रूव करना है कि जो इवॉल्व गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इस तरह का एपरेटस भी आपको बनाना होगा और एक्टिविटी भी लिखनी है और ये इक्वेशन भी आपको यहाँ पे लिखना है। एक्टिविटी में सबसे पहले सेटअप करेंगे एपरेटस, उसके बाद टेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ml इथेनोइक एसिड। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा वो लिखेंगे यहाँ पे कि ब्रिस्क इफरवेसेंस हमें ऑब्जर्व होता है। फिर अब लाइम वाटर टेस्ट करना है, इस गैस को चेक करना है कि कौन सी गैस है, तो फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, पास द गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाटर, लाइम वाटर। फिर हमने क्या ऑब्जर्व करा वो लिखेंगे, द गैस टर्न्स द सॉल्यूशन मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी कि इस गैस को टेस्ट करने में जो केमिकल इक्वेशन हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है जो रिएक्शन, उसका इक्वेशन लिखना है। तो ये इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह का नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ये यहाँ पे मैंने आपके होमवर्क के लिए दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको बताऊँगी। व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब बी। इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया हुआ है उसमें क्या चेंज होता है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, जो रिएक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। इफ इथेनॉल इज गिवन इंस्टेड ऑफ इथेनोइक एसिड वुड यू एक्सपेक्ट द सेम चेंज, वो आंसर करना है। हाउ कैन अ सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये आपको आंसर करना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है एस्टर वाले एक्टिविटी से, ये क्वेश्चन है एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम, सजेस्ट सम एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को लिखना है और जो रिएक्शन हो रहा है वो लिखना है और डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन इसी एक्टिविटी से है। और कंपाउंड सी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है, रिएक्ट्स विद, ये देखो ये किस तरह से लिखा हुआ है, C2H4O2, C2H4O2 लिखा हुआ है। 2 ऑक्सीजन है, मतलब क्या किस ग्रुप में 2 ऑक्सीजन होता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है, बाकी सब में तो एक ही ऑक्सीजन होता है। कीटोन में भी एक ऑक्सीजन होता है और एल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन होता है। तो इसी से आप पकड़ लोगे कि यहाँ पे जो कंपाउंड सी है वो हो ना हो इथेनोइक एसिड होगा। उसको रिएक्ट कराना है सोडियम मेटल से, कंपाउंड आर मिलता है, एक गैस इवॉल्व होती है और वो गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो जब हमने इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी और सोडियम एसीटेट बना था। वही उसी एक्टिविटी पे ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, इसमें कह रहा है टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है।
दोनों में 10 ml वाटर ऐड करना है, दोनों को नाम दे देना है A और B, ठीक है। 10 ml हमने इसमें वाटर ऐड कर लिया। अब क्या करना है, टू टेस्ट ट्यूब B ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, इसमें सोप सॉल्यूशन भी ऐड करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ पानी है और ऐड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, दोनों में ऑयल डालना है। इसमें हमने ऑयल डाला और वाटर है, ऑयल प्लस वाटर। इसमें हमने सोप भी डाला है, ऑयल भी है, वाटर भी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें और इसमें ये 2 चीज़ है। अब क्या करना है, नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगोरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब दोनों को कुछ समय तक कंटिन्यू शेक करना है। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटिंग बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम, इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम। अब बहुत हिलाने के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जैसे ही हम शेक करना स्टॉप करते हैं, क्या हमें ऑयल की लेयर और वाटर की लेयर दोनों सेपरेट दिखाई देती है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों सेपरेटली हमें नहीं दिखती है। जब हम इसे शेक करते हैं तो ऑयल वाटर दोनों मिल जाता है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में दोनों मिक्स हो जाते हैं। फिर क्या करना है, लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब कुछ देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट। फिर कुछ देर के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अब ऑयल और वाटर ये दोनों की लेयर क्या सेपरेट हो गई है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए जो है जिसमें सिर्फ ऑयल है, उसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ऑयल कुछ देर के बाद ऊपर फ्लोट करने लगता है, यानी सेपरेट हो जाता है। बट टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन भी डाला था, उसमें अभी भी हमें क्लाउडी मिक्सचर दिखाई देता है, क्लाउडी सॉल्यूशन दिखाई देता है। और इस सॉल्यूशन में ऑयल को सेपरेट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। वही यहाँ पे पूछ रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट। तो टेस्ट ट्यूब ए में हम देखेंगे कि ऑयल वाटर से जल्दी सेपरेट हो जाता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में बहुत टाइम लगता है। तो इस एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब हमने टेस्ट ट्यूब ए में ऑयल और वाटर मिक्स किया था, तो कुछ देर के लिए जब हम उसे शेक करते हैं तो टेम्पररी इमल्शन हो जाता है। इमल्शन मतलब मिक्सचर, ठीक है ना। इमल्शन मतलब मिक्सचर, टेम्पररी मिक्सचर क्रिएट तो होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होता है, ये इमिसिबल होता है, इमिसिबल होता है। ऑयल इज इमिसिबल इन वाटर। लेकिन जब टेस्ट ट्यूब बी की बात करें तो टेस्ट ट्यूब बी में हमने सोप मॉलिक्यूल्स डाला था। तो सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ऑयल, इसमें सोप मॉलिक्यूल्स में 2 इंड होता है। एक इंड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, एक इंड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक टेल है ना। कार्बन चैन वाली जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फोबिक और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो ये आयन इंड जो होता है ये वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं और ये जो कार्बन चैन है वो इस ऑयल से इंटरेक्ट करती है और इस तरह से एक फॉर्मेशन होता है कि इमल्शन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं मिसिल्स, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बी में जब हमने सोप सॉल्यूशन डाला तो वो मिसिल्स का फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से ये जो ऑयल है वो ट्रैप हो जाता है ना। उसको ये सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इसको तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं इस ऑयल के पार्टिकल्स को, ऑयल के ड्रॉपलेट्स को, है ना। उसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो इमल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोप सॉल्यूशन क्लाउडी भी दिखता है और ऑयल लेयर्स को सेपरेट होने में टाइम भी लगता है। जब तक ये पूरी तरह से इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाता है वो सेपरेट आउट नहीं होते हैं। तो यही इस एक्टिविटी से हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि ऑयल और वाटर इमिसिबल होते हैं। पहली बात ये हमने कंक्लूड किया। दूसरा कि सोप जो होता है वो ऑयल और वाटर के बीच में इमल्शन क्रिएट कर देता है मिसिल्स फॉर्मेशन करके, जिसकी वजह से ऑयल जो है ऑयल को वाटर से पुल करने में हेल्प मिलती है और इस तरह से ये डर्ट को क्लीन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर एंड 10 ml ऑफ हॉट वाटर। 2 तरह का वाटर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब हुआ प्योर वाटर जिसमें कोई हार्श मेटल्स नहीं होते हैं, जिसमें कोई हार्श मिनरल्स नहीं होते ना, कोई आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसको हम प्योर वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और हार्ड वाटर वो होते हैं जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसमें कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, हार्श मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हार्ड वाटर कहा जाता है। तो 2 तरह का वाटर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें सोप सॉल्यूशन डालना है, दोनों ही में। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया। एक टेस्ट ट्यूब में हमने इसमें डाला सॉफ्ट वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर और इसमें हमने डाला हार्ड वाटर और फिर इसमें डालना है सोप सॉल्यूशन, इसमें भी सोप सॉल्यूशन डालना है। और
और थोड़ी देर के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है। उसके बाद क्या करना है, शेक द टेस्ट ट्यूब विगोरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम। अब देखना है कि फोम किस में ज़्यादा फोम प्रोड्यूस हो रहा है, इन विच टेस्ट डू यू गेट मोर फोम। ये ए है और ये बी है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें डिस्टिल्ड वाटर था उसमें फोम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और जो हार्ड वाटर वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें फोम का फॉर्मेशन नहीं होता है या बिल्कुल कम होता है। और आगे क्या करा है, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रिसिपिटेट, और इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कुछ वाइट कर्डी प्रिसिपिटेट भी है ना, नीचे कुछ पार्टिकल्स वाइट पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिनरल्स आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, हार्श मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सोप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सोप जैसा कि आपको पता है कि सोप क्या है, सोडियम सॉल्ट होता है, तो इसको कोई अदर आयंस नहीं मिलता है जिससे वो इंटरेक्ट करे। तो जैसे ही इसको हम पानी में डालते हैं तो वो मिजिल्स फॉर्मेशन करता है और फोम प्रोड्यूस होता है। लेकिन हार्ड वाटर की अगर हम बात करें तो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इसमें सोप डालते हैं तो ये जो सोप का सोडियम सॉल्ट है, ये जो सोडियम पार्टिकल्स है, सोडियम आयन है, वो इस कैल्शियम मैग्नीशियम से इंटरेक्ट करने लगता है और स्कम का फॉर्मेशन करता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से वाटर में हार्डनेस आ जाती है और फोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये अलग काम में लग जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, फोमिंग फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें इससे क्या पता चल रहा है कि सोप जो है, अब बेसिक सी बात है कि ज़्यादा फोम प्रोड्यूस होगा तभी अच्छे से क्लीनिंग होगी, क्योंकि फोम प्रोड्यूस हो रहा है मतलब मिसिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और मिसिल्स का फॉर्मेशन जब होगा तभी क्लीनिंग अच्छे से होगी। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि सोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर में ही इफेक्टिवली वर्क करता है, हार्ड वाटर में ये वर्क नहीं करता है, हार्ड वाटर के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी एंड लास्ट एक्टिविटी, अब इसमें क्या कर रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों में हार्ड वाटर लेना है, दोनों ही में हार्ड वाटर लेना है। ये ए है, ये बी है, दोनों ही में हार्ड वाटर लेना है, और उसके बाद एक में सोप सॉल्यूशन डालना है, दूसरे में डिटर्जेंट डालना है। इसमें हमने सोप डाल दिया और इसमें हमने डिटर्जेंट डाल दिया। शेक बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, अब ऑब्जर्व करना है कि दोनों में क्या सेम अमाउंट का फोम प्राप्त होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो सोप सॉल्यूशन है इसमें बहुत कम फोम बनता है और एकदम लो बनता है, लेकिन ये जो डिटर्जेंट वाला टेस्ट ट्यूब है इसमें बहुत ज़्यादा फोम बनता है ना। ये आप अपने घर में भी देख सकते हो, जब हम साबुन को जब हम पानी में घोलते हैं तो झाग बनता है, नहीं बनता है, लेकिन जब हम सर्फ को, डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो बहुत झाग पैदा होता है, फोम बनता है ना। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया। अब बताना है कि इन विच टेस्ट ट्यूब इज़ अ कर्डी सॉलिड फॉर्म। अब जैसे देखो, आप आज जा करके ये टेस्ट करोगे, आप क्या करोगे कि सोप को वाटर में डिजोल्व कीजिएगा और उसके बाद आप उसमें ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको छोटे छोटे वाइट पार्टिकल्स दिखेंगे, है ना। इवन जब हम हाथ धोते हैं तो जब पानी जाता है तो वहाँ पे वाइट इस तरह से पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, है ना। इवन आप जग में जब पानी में साबुन का हाथ धो करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो उसमें आपको नीचे कर्डी सॉलिड छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो सोप सॉल्यूशन में हमें ये कर्डी सॉलिड देखने को मिलता है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन में नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों दोनों में डिफरेंस है, सोप में और डिटर्जेंट में? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हार्ड वाटर, दोनों ही में हार्ड वाटर हमने लिया हुआ है, तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हार्ड वाटर के कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है वो पोटेशियम सॉल्ट होता है, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है और फोमिंग अच्छे से होती है, जो कि अच्छा क्लीनिंग इफेक्ट देते हैं। तो इससे ओवरऑल हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि सोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर के लिए ही परफेक्ट है, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो आपने देखा कि यहाँ पे हार्ड वाटर में भी ये अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अच्छा इफेक्टिवली काम कर रहा है, और डिस्टिल्ड वाटर में भी ये इफेक्टिवली वर्क करता है। दैट मीन्स के डिटर्जेंट दोनों ही केसेस में परफेक्ट है। यही इसमें कंक्लूड करना था कि डिटर्जेंट्स वर्क इफेक्टिवली इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, व्हाइल सोप्स आर ओनली इफेक्टिव इन सॉफ्ट वाटर। इसीलिए हम डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में जो है हार्ड वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है। ठीक है,
तो यही थी एक्टिविटी, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो आपको ऑब्जर्वेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है और फिर कंक्लूड भी करेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, सो ओवरऑल आज की एक्टिविटी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी लेकर के प्रेजेंट होंगे, जिसमें हम लोग बायो की सारी एक्टिविटीज़ चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8 ये 4 चैप्टर हैं बायो के, तो इन चारों की एक्टिविटीज़ को हम कलेक्टिवली लेकर के आएंगे। आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। टिल देन टेक केयर, बाय।